रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 539। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। 5 किलोमीटर चौड़े इलाके के तमाम लोग वैली के अंदर ट्राइब में जज्ब हो गए। यहाँ तक कि ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन ने भी इसे कबूल कर लिया और मुजाहिमत का कोई ख्याल नहीं लाया। और भी ज्यादा लोगों ने सोल रिफाइनिंग स्पेल का मुताला शुरू कर दिया और ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन को इसमें बहुत दिलचस्पी थी। ट्राइब का साइज बहुत बढ़ गया। अभी पकड़े गए लोगों को मिलाकर ट्राइब में मर्दों की तादाद 500 से ज्यादा हो गई थी। इसे यहाँ के ट्राइब्स के दरमियान एक दरमियाने दर्जे का ट्राइब समझा जा सकता था। इतने सारे लोगों के एक जगह जमा होने से वैली के अंदर और बाहर जगह तंग हो गई। इसलिए वैंगलिन ने एक नया फॉर्मेशन लगाया। इस फॉर्मेशन की बुनियाद रिस्ट्रिक्शंस पर थी और इसमें वैली और 5 किलोमीटर वाले फॉर्मेशन की ताकत शामिल थी। इस नए फॉर्मेशन का हिफाजती इलाका तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ा था और इस तरह जगह का मसला हल हो गया। हर नए ट्राइब को एक नाम की जरूरत थी। ओयांग हुआ के कई बार पूछने के बाद वैंगलिन ने इसका नाम सोल रिफाइनिंग ट्राइब रखा। इस नए 10 किलोमीटर चौड़े इलाके का मरकज वैली थी। सब लोग वैली से बाहर मुंतकिल हो गए थे और वैली को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया गया था जहां सिर्फ वैंगलिन दाखिल हो सकता था। जब तक उन्हें वैंगलिन ना बुलाएं, किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अरकान दाखिली रास्ते पर गार्ड्स की तरह खड़े थे। ये वैली ट्राइब में सबसे आला ताकत की अलामत बन गई। वैंगलिन जो वहां रहता था, सोल रिफाइनिंग ट्राइब में हर कोई उसका एहतराम करता था। वैंगलिन के उसूल अभी तक नहीं बदले थे। स्टेज 3 के बाद चांट्स हासिल करने के अभी भी 3 तरीके थे। सोल रिफाइनिंग ट्राइब में हर कोई अपना सारा वक्त कल्टीवेशन में गुजार रहा था। गश्त करने वाले लोगों के अलावा बाहर तकरीबन कोई नहीं था क्योंकि हर कोई अपने घरों के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। सोल रिफाइनिंग ट्राइब डीमन स्पिरिट लैंड के दूसरे तमाम ट्राइब से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये एक नए पैदा होने वाले कल्टीवेशन सेक्ट की तरह लगता था। वैंगलिन की जिंदगी बहुत पुरसुकून हो गई क्योंकि वो वैली के अंदर रहने वाला वाहिद शख्स था। वहां पहले से मौजूद तमाम घरों को वैंगलिन ने हटा दिया था और अब ये जगह तकरीबन सिलेस्टियल रेल्म जैसी थी। इस सिलेस्टियल रेल्म जैसी जगह में वैंगलिन ने खुद एक लकड़ी का घर बनाया। ये लकड़ी का घर बहुत सादा था, लेकिन इस सादगी में अजीम डाव पोशीदा था। अगर कोई कल्टीवेटर वहां से गुजरता तो वो गौर करता कि अगरचे हर लकड़ी का टुकड़ा का साइज मुख्तलिफ था, लेकिन उनके वजन में कोई फर्क नहीं था। ये लकड़ी का घर वो जगह थी जहां वैंगलिन रहता था। वो लकड़ी के घर के अंदर लोटस पोजीशन में बैठता और खामोशी से कल्टीवेट करता। वो जो चीज जज्ब कर रहा था वो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, बल्कि डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और पलक झपकने में सर्दियां आ गईं। यहाँ की सर्दियां बाहर से मुख्तलिफ नहीं थीं। आसमान से सफ़ेद बर्फ के गाले गिरे और पूरी दुनिया सफ़ेद हो गई। वैंगलिन ने अपनी कल्टीवेशन से आंखें खोलीं। जब वो लकड़ी के घर से बाहर निकला तो उसने आसमान से बर्फ गिरते देखा। वो खामोशी से बर्फ को गिरते हुए देखता रहा और उसमें मुकम्मल तौर पर खो गया। थोड़ी देर बाद वैंगलिन ने अपना सर उठाया और खुद से कहा, अब 2 साल हो गए हैं। वो डीमन स्पिरिट लैंड में तकरीबन 2 साल से था। एक बार सर्दियां गुजर जाएं तो पूरे 2 साल हो जाएंगे। उसने अपना दायां हाथ उठाया और बर्फ का एक गाला पकड़ा। जैसे ही बर्फ का गाला उसके हाथ पर गिरा, उसके हाथ में पिघलने से पहले बर्फ से ठंडक का एहसास हुआ और डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जर्रा उसकी हथेली में दाखिल हो गया। डीमन स्पिरिट लैंड में हर चीज में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी है। वैंगलिन ने गहरी सांस ली और बैठकर आंखें बंद कर लीं। बर्फ के गाले आहिस्ता आहिस्ता गिरे और उसके जिस्म पर उतरे। बर्फ गिरने की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और कई घंटों बाद वैंगलिन एक बर्फ का आदमी बन गया। वो बिल्कुल नहीं हिला क्योंकि वो बर्फ के गालों के अंदर मौजूद डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को जज्ब कर रहा था। उसके जिस्म में मौजूद डीमन क्रिस्टल रैंक 5 से रैंक 34 तक पहुंच गया था। रैंक जितना ऊंचा होता है उसे बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता है। रैंक 3 फाउंडेशन फॉर्मेशन के बराबर है और उसका 10 गुना कोर फॉर्मेशन है और अगला कदम उससे 10 गुना ज्यादा है। वैंगलिन ने डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को जज्ब करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिलाया जा सकता था, जिसका मतलब था कि ये सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा सकता था। अगरचे उसके पास 100 साल की सिलेस्टियल जेड्स थीं, लेकिन वो उसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक पहुंचाने के लिए बमुश्किल काफ़ी थी
और एसेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए दरकार मिकदार तसव्वुर से बाहर थी। इसलिए अगर वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना चाहता था तो उसे दूसरे शॉर्टकट्स ढूंढने होंगे। डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलना उन तरीकों में से एक था जो वैंगलिन ने सोचा था। अगर वैंगलिन ये सोच सकता था तो दूसरे भी सोच सकते थे। अभी सब कुछ इस बात पर मुनहसिर था कि कौन ज्यादा डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जज्ब कर सकता है। वैंगलिन की नज़र में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी सिलेस्टियल जेड्स का मुतबादिल थी, क्योंकि ये उसकी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकती थी। इन 2 साल के अरसे में सोल रिफाइनिंग ट्राइब तरक्की करता रहा। जैसे जैसे अगले चांट की ज़रूरत बढ़ती गई, लोग खुद को ट्रेन करने के लिए वैली से बाहर गए। इसके अलावा हर महीने छोटे ट्राइब पर हमला करके वापस आने वाली टीमें होती थीं। वो कैदियों और डीमन क्रिस्टल्स की मुख्तलिफ मिकदार के साथ वापस आती थीं। ये जिक्र करने के काबिल है कि फॉरेनर्स के खिलाफ दिफा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मेशंस का मुकामी लोगों पर तकरीबन कोई असर नहीं था। फॉर्मेशंस ऐसा लगता है कि नाइट ऑफ डीमन स्पिरिट से दिफा करने और फॉरेनर्स को बाहर रखने के लिए बनाए गए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सोल रिफाइनिंग ट्राइब की आबादी बढ़ती गई और यहाँ तक कि 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका भी नाकाफी लगने लगा। नतीजतन फॉर्मेशन को एक बार फिर फैलाने की ज़रूरत थी। वैंगलिन ने इसका मुताला करने के लिए 3 दिन का वक्त लगाया और फिर फॉर्मेशन को मजीद 10 किलोमीटर बढ़ा दिया। अब क्योंकि ट्राइब के पास 20 किलोमीटर का इलाका था तो इसे कई 10,000 किलोमीटर्स के अंदर सबसे ताकतवर ट्राइब्स में से एक समझा जा सकता था। ट्राइब मेंबर्स के इजाफे की वजह से उन लोगों की तादाद में इजाफा हुआ जो सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन करते थे। वैंगलिन जानता था कि सोल फ्लैग्स में मौजूद सोल फ्रैगमेंट्स को अपनी पूरी ताकत तक पहुंचने के लिए कई बार परवरिश की ज़रूरत होती है। इन लोगों को ये सिखाने की बजाय कि उनकी परवरिश कैसे की जाए, उसने सोल फ्रैगमेंट्स की परवरिश के लिए 1 बिलियन सोल फ्लैग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। फ्लैग फैल गया और फिर 20 किलोमीटर चौड़े इलाके के आसमान को काले बादलों में घेर लिया। जिस लम्हे काले बादल नमूदार हुए, उन्होंने सोल रिफाइनिंग ट्राइब में हर किसी को फौरन हैरान कर दिया। बहुत से ट्राइब मेंबर्स बाहर भागे और कुछ ज्यादा ताकतवर लोगों ने खुद को अपने सोल फ्लैग्स में घेर लिया ताकि उड़कर देख सकें कि क्या हो रहा है। हर रोज एक मुकर्रा वक्त के लिए अपने सोल फ्रैगमेंट्स को काले बादलों में छोड़ दो। ऐसा करने से सोल फ्रैगमेंट्स और भी मजबूत हो जाएंगे। वैंगलिन की आवाज़ 20 किलोमीटर चौड़े इलाके में गूंजी। जिस लम्हे उसकी आवाज़ सुनी गई, हर एक ट्राइब मेंबर ज़मीन पर घुटने टेक गया। उनके चेहरे एहतराम से भरे हुए थे और वो उस वैली की तरफ घुटने टेके हुए थे जहां वैंगलिन था। काले बादल के नमूदार होने के बाद ट्राइब्समैन के सोल फ्रैगमेंट्स दिन भर काले बादल के अंदर चीखते और हरकत करते रहते। सोल रिफाइनिंग ट्राइब के लोग अपने सोल फ्रैगमेंट्स को काले बादल के अंदर परवरिश पाने के लिए छोड़ने के आदी हो गए और काला बादल सोल रिफाइनिंग ट्राइब की मुनफरिद अलामत बन गया। सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर हर कोई सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टिवेशन नहीं कर रहा था। कुछ लोग बिल्कुल भी कल्टिवेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सबके लिए खाना फराहम करने के लिए सिर्फ शिकारी बन सकते थे। 13 उन शिकारियों में से एक था। अपनी कल्टिवेशन बर्बाद होने के बाद उसने कभी दूसरा लफ्ज़ नहीं कहा। वो ऐसा था जैसे गूंगा हो गया हो। उसके जिस्म में अब कोई स्पिरिट नहीं थी। वो ऐसा था जैसे वो सिर्फ एक चलती फिरती लाश हो। सिर्फ देर रात गए कल्टिवेशन की अपनी लातादाद कोशिशों के दौरान उसके चेहरे पर कोई जज्बा होता था, ताहम वो जज्बा बेइंतहा दर्द और नारज़ामंदी का था। वो इसे कबूल करने से इनकारी था। ट्राइब में बहुत से लोग थे जो अब चौथे मरहले पर थे और बहुत से लोग थे जिनके पास 10 से ज़्यादा सोल फ्लैग्स थे। बहुत से नए जीनियसेस सामने आए थे और ओयंग हुआ के बाद सबसे ताकतवर लोगों के तौर पे 13 की जगह ले ली थी। ये सब कुछ मुसलसल उसके दिल पर खंजर चला रहा था। इसी वजह से जब भी वो शिकार के लिए बाहर जाता, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ता। नतीजतन वो कई बार मरते मरते बचा। अगर उसकी मदद के लिए वहाँ ट्राइब मेंबर्स ना होते तो वो पहले ही मर चुका होता। कुछ लोग जो उसका ख्याल रखते थे, वो ट्राइब में 13 के असल मकाम को जानते थे। जब वो उसे इस हालत में देखते तो वो सिर्फ अपने दिलों में आहें भर सकते थे। इस दिन वैंगलिन अपने हाथ में एक लकड़ी के टुकड़े को देख रहा था। लकड़ी का टुकड़ा मुकम्मल तौर पर काला था और डिमोनिक लाइट की लहरें छोड़ रहा था। जब ट्राइब मेंबर्स में से एक ने छोटे ट्राइब पर हमला किया तो उन्हें कोई डिमोनिक क्रिस्टल्स नहीं मिले। ताहम एक ट्राइब मेंबर को दुश्मन ट्राइब की इबादत की जगह पर लकड़ी का ये टुकड़ा मिला तो वो इसे वापस लाया और वैंगलिन को दे दिया। जैसे ही उसने इसे देखा, उसने अचानक अपना सर उठाकर वैली के बाहर देखा, जहां उसने ओयांग हुआ के बूढ़े वजूद को देखा। जूनियर को एक मामले पर बात करनी है और एंसेस्टर से बात करना चाहता है। एंसेस्टर का खिताब ट्राइब में हर किसी की तरफ से आया था।
चूंकि वैंगलिन ने इनकार नहीं किया था, इसलिए कहा जा सकता था कि उसने खामोशी से इजाजत दे दी थी। अंदर आओ। वैंगलिन ने लकड़ी के टुकड़े को देखने के लिए अपना सर झुका लिया। ओयांग हुआ वैली में दाखिल हुआ। वो किसी को अपनी बाहों में उठाए हुए था। ये शख्स खून में लथपथ था और उसका चेहरा इंतहाई जर्द था। तेजी से वैंगलिन के पास पहुंचने के बाद ओयांग हुआ ने जिस्म को एक तरफ रखा, जमीन पर घुटने टेक कर कहा, एंसेस्टर, जब 13 शिकार कर रहा था तो उसे एक नादिर डिमोनिक बीस्ट मिला। जब तक इस बूढ़े आदमी ने गौर किया और वहां पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। डिमोनिक स्पिरिचुअल लैंड के अंदर तमाम जिंदा चीजों के लिए जब वो काफी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जमा कर लेती हैं, तो वो एक डिमोनिक चेन से गुजरती हैं और उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। वैनलिन ने अपने हाथ में मौजूद लकड़ी के टुकड़े को नीचे रखा और 13 को देखने के लिए अपना सर उठा लिया। 13 एक साल पहले के मुकाबले में बहुत बूढ़ा लग रहा था। अब उसे देखकर वो एक नौजवान नहीं, बल्कि अपनी मौत के करीब एक बूढ़ा आदमी लग रहा था। वैंगलिन ने संजीदगी से कहा, तुम जा सकते हो। ओयांग हुआ खड़ा हुआ और एहतराम से चला गया। वैली से जाने के बाद उसने एक आह भरी जब उसने वापस वैली की तरफ देखा और बड़बड़ाया, 13, सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर मुनहसिर होगा। वैंगलिन ने 13 को देखा और सोचने लगा।